हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, आज मैं आपको सीए फाइनल एफआर न्यू स्कीम का सिलेबस शुरू करके दे रहा हूँ बेटे। आज हम क्लास में पहला टॉपिक शुरू करेंगे और इस टॉपिक का बेटे टाइटल है इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। मैंने पिछले वीडियो में आपको इंड एस का एप्लीकेशन का रोड मैप कराया था कि इंड एस कौन कौन सी कंपनीज पे लगेंगे, तो वो नॉलेज के लिए था, वो पेपर में नहीं आता। पेपर वाला काम तो आज से शुरू कर रहे हैं हम। तो सारे बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेश पेज पे एक फ्रेश हेडिंग बनाएं इंड एस 40 के नाम से, और फिर मैं इस पे बोलना शुरू करता हूं बेटे। आज हमारा पहला टॉपिक है। मैं बेटे फ्रेश पेज के ऊपर एक हेडिंग बनाने जा रहा हूं। आप लोग नोटिंग स्टार्ट करें बेटे। इंड एस 40 और इंड एस का बेटे टाइटल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से। और इसमें बेटे हम पहला कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से। करें बेटे शुरू। मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सर 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 जिंदल सर, जिंदल सर, जिंदल सर, आप पढ़ाना शुरू कर रहे हो, लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में तो बहुत सारी बातें घूम रही हैं। हमें आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैंने तो पढ़ाना शुरू ही नहीं किया अभी, क्लैरिफिकेशन किस चीज़ की मांग रहे हो? नहीं सर, कुछ बातों पे हमें आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि फिर आपने अगर एक बार पढ़ाना शुरू कर लिया, फिर तो चैप्टर चैप्टर खेलोगे आप। तो आप स्टार्टिंग में बता दो जो बातें बतानी है। पूछो। सर, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो मटेरियल आपने हमारे घर भेजा, जो किताबें आपने हमारे घर भेजी हैं, आप हमें ये बताओ इसके साथ और क्या रेफर करना है। ये तो हम कर लेंगे क्लास के साथ साथ, इसके साथ और क्या पढ़ना है, ताकि एफआर में हमारी एग्जाम्शन आ जाए और हम अपना कोई फाइनल में रैंक ले लें। क्योंकि एफआर में नंबर अच्छे आएंगे तो रैंक अपने आप बन जाएगा। अकाउंट्स हमेशा रैंक बनाता है सर। कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप क्लास मेरे से ले रहे हो तो आपको कुछ और रेफर क्यों करना है? पता है आपका जो क्लास मटेरियल है, मैंने इसमें क्या क्या डाल के भेजा आपको? आपका सारा स्टडी मटेरियल कवर्ड है। स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कवर्ड है बेटे। पास्ट एग्जामिनेशन के टिल डेट सारे क्वेश्चन कवर्ड है। आरटीपी के सारे क्वेश्चन कवर्ड है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा था वो हटा दिया मैंने। आरटीपी सारी कवर्ड है। एमटीपी सारी कवर्ड है। मॉक टेस्ट पेपर डाल दिए, आरटीपी डाल दी, पास्ट एग्जामिनेशन डाल दिए, सारा स्टडी में डाल दिया। इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं, पढ़ोगे क्या? और अगर आपको मेरे जैसे सीनियर बंदे से क्लास लेके भी इधर उधर से कुछ पढ़ना पड़े तो लाने तक क्लास पे। मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ बेटे। मेरी एज, जो एक्सपीरियंस की एज है वो काउंट कर लो, आप अपनी एज काउंट कर लो। तो मैं पहली बात बोल रहा हूँ, जो बच्चा मेरे से सीए इंटर में पढ़ता है उसको पता है कि कुछ रेफर नहीं करना, और जो बच्चा पहली बार मेरे पास पढ़ने आया है उसको मैं बोल रहा हूँ कुछ रेफर नहीं करना। जो क्लास मटेरियल मैंने आपको दिया है बस ये रेफर करना है। लेकिन इसके साथ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटे, और वो रिक्वेस्ट क्या है? मैंने आपको मैसेज वीडियो में भी बोला था, अब भी कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली आपने फॉलो करना है। रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहेंगे तो मैं अमेंडमेंट्स अपडेट्स वहीं डालता हूँ। अगर आपके सिलेबस में कोई भी अमेंडमेंट या अपडेट आती है, आपने मेरे से क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद के जो आरटीपी एमटीपी है वो सब मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। तो प्लीज, जब जब आपने मेरे से क्लास ली है वहां तक के अपडेट क्लास के अंदर है, और उसके आगे के अपडेट जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते वो टेलीग्राम से लेके आपने अपडेट करना है। ये आपका काम है। क्लास की परचेज करने तक के अपडेट्स आपकी क्लास बुक में है, और उसके बाद के टेलीग्राम पे है जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। इतना काम आपको करना पड़ेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं कि सर डाल क्या रहे हैं, और बाद में 1-1.5 साल बाद वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि एफआर की कोचिंग बच्चा एडवांस में लेता है। सर क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं? तो मैं कहता हूँ टेलीग्राम, सर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दो, अब बताओ कैसे चलेगा काम? तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अलावा। दूसरा, जिंदल सर एक बात बताओ, हमने इंटर में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीरियसली नहीं पढ़ा, हमें इंटर की कोई नॉलेज नहीं है। आप हमें बताओ, जब आप क्लास में इंड एस पढ़ाओगे तो इंटर को कितना रेफर करोगे? तो इसमें मेरा बेटे जवाब है 0%। मैं इंटर को क्यों रेफर करूंगा? मैं ये बात क्यों समझूं कि आप कुछ पढ़ के आए हैं? मैं ये मान के चलता हूं कि जो बच्चा मेरे से इंड एस पढ़ने आया है उसकी नॉलेज है 0, और मैंने 0 को 100 तक लेके जाना है। मैं आपको हर इंड एस में स्टडी मटेरियल की बताई हुई बातें कोना कोना चेक कराऊंगा कि स्टडी मेट में क्या लिखा हुआ है और उस पर क्या क्वेश्चन हैं।
मैं जब क्लास में आपको कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता, मैं 0 से शुरू करूंगा और 100 तक लेके जाऊंगा। प्लीज मेरी बात माने आप। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लोग मालगाड़ी कहते हैं। मालगाड़ी का मतलब धीरे धीरे, मैं सुपर फास्ट हुई नहीं बेटे। मैंने एक एसआरसीसी के स्टूडेंट को भी कवर करना है और मैंने एक एवरेज माइंड स्टूडेंट को भी कवर करना है। मैं तो सबको कवर करूंगा। लोग मेरी स्पीड बढ़ा के देखते हैं, मुझे आमतौर पे लोग 1.5x पे देखते हैं। मैं बोलता स्लो हूं, लोग कहते हैं सर आप स्लो बोलते हैं, तो मैं कहता हूं 1.5x कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्किप मत करना, फॉरवर्ड मत करना, स्पीड बढ़ा लो आप जहां पे आपको कंफर्टेबल लगती है। मुझे पता है मैं स्लो पढ़ाता हूं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा मुझे स्लो नहीं कर पाओगे आप। तो मुझे सारे बच्चे कवर करने हैं, तो प्लीज ये फालतू की जितनी टेंशन है आपकी ये सब खत्म कर दो। सर 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 एक बात हो रहा है सर। सर मेरा दोस्त बता रहा था कि ये जो सर ने आपको रिकॉर्डिंग दी है, ये आपको सर ने पुरानी रिकॉर्डिंग दे दी। कैसे? वो कहता है देख मेरे पास भी पहला चैप्टर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है और तेरे पास भी। तो मैं एक बात बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं पहले भी रिकॉर्ड करता था फर्स्ट चैप्टर में, अभी भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है। अगर मैं कोई भी पहला इंड एस टफ उठा लेता हूँ, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मेरी एक पढ़ाने की एक टेक्निक है, मैं आराम से पढ़ाता हूँ। पहली बात, आसान 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 आसान, मुश्किल मुश्किल मुश्किल, ऐसे करके लेके चलूंगा आपको। अब स्टार्टिंग में थोड़ा ना कंसोलिडेशन करा दूंगा आपको मैं। तो मैं आपको पहले 5-4 इंडेस ऐसे कराऊंगा जिसमें आपको पढ़ने को मजा आए और पेपर में भी 15-20 नंबर का कवर हो और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए किसी तरीके से। एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया सब्जेक्ट के अंदर, फिर हमारे पास चैप्टर बहुत खतरनाक खतरनाक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं 5 मॉड्यूल दिया करता था, 1 2 3 4 5। अब नहीं देता मैं। अब मैंने आपका सारा मॉड्यूल नंबर्स के हिसाब से बांट दिया है। जैसे आप मॉड्यूल नंबर 1 देखें, उसका टाइटल है इंड एस ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। टाइटल चेंज, उसके अंदर चैप्टर भी चेंज, और हर मॉड्यूल के ऊपर इंस्टीट्यूट की बताई हुई मार्क्स की वेटेज लिखी हुई है कि ये मॉड्यूल कितने नंबर का है। कोई 10 से 15 नंबर का है, कोई 15 से 20 नंबर का है। जैसे मुझे आईसीआई ने बताया, मैंने मार्क्स की वेटेज छाप दी। इससे क्या होगा? इससे आपको यूट्यूब पे किसी टीचर से एबीसी एनालिसिस पूछने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस दे दो। क्यों? आपके पास जो मॉड्यूल है वो मैंने बनाए ही एबीसी एनालिसिस के हिसाब से। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि हमने इतने % मार्क्स का पेपर कवर कर लिया है। और अगर कोई बच्चा कोई चैप्टर छोड़ के जाएगा, उसको पता होगा मैं इतने नंबर का छोड़ के जा रहा हूं। तो मैंने आपके सारे मॉड्यूल इस बार न्यू स्कीम में मार्क्स के हिसाब से बना के दिया आपको। तो मैंने इस बार थोड़ा सा इसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की है। अब ये सारी जितनी बातें थी फालतू की, इसको हटाओ, चैप्टर पे फोकस करो और मुझे पढ़ाने दो, क्योंकि मैं अपना चैप्टर शुरू करने चाहता हूं सर। स्पीड बढ़ा लेना, स्पीड बढ़ा लेना, फॉरवर्ड मत करना, स्किप मत करना, नोटिंग प्रॉपर करना, नोटिंग प्रॉपर करना। लो जी, इस पे आप लगाओ टिक इंपॉर्टेंट। मैं बेटे इसको शुरू करने जा रहा हूँ। सर 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 भाई पढ़ाने दो मुझे। नहीं सर, बस लास्ट बात बता दो फिर आप शुरू कर लेना। बोलो सर, आपने शुरू कर लिया इंड एस 40, आपने इंड एस 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं शुरू करे सर? इंड एस बेटे कभी भी नंबरिंग से नहीं पढ़े जाते। इंड एस जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 की सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी समझ में आएंगे, नहीं। सारे के सारे इंड एस अलग अलग डिस्कशंस अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। कोई भी इंड एस आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर इंड एस एक अलग टॉपिक डिस्कस करता है। मैं आज क्लास में इंड एस 16 भी शुरू कर सकता था पीपीई पे, 38 भी कर सकता था इंटेंजिबल पे, मैंने 40 शुरू कर लिया। तो आप इंड एस की नंबरिंग मत देखो, आप डिस्कशन देखो कि चैप्टर के अंदर डिस्कस क्या होने वाला है। तो नंबरिंग मत सोचा करो कि सर पहले 40 करा रहे हैं, फिर सर ने 16 करा दिया, फिर सर ने 23। नंबरिंग मत देखा करो, चैप्टर देखा करो आप। मैं जैसे पढ़ाना चाहता हूं प्लीज आप पढ़ ले, मैं एक्सपर्ट हूं इस चैप्टर का, है ना। आपका काम है पढ़ना, समझना, नंबर लेना, पास होना, कामयाब होना। अब मुझे प्लीज प्लीज पढ़ाने दो। मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जो दिमाग में आते हैं। मैं इसको शुरू कर रहा हूं बेटे। सबसे पहला काम है सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। जिस इंड एस को हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है किस चीज पे। तो बेटे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग इन्होंने बताया है हमें, ये लैंड हो सकती है, ये बिल्डिंग हो सकती है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम सिर्फ एक ही चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग है लैंड एंड बिल्डिंग। कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग? सारे नहीं कवर होते बेटे ना। लैंड एंड बिल्डिंग का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इस इंडेक्स के अंदर, और वो है या तो ये
आपको रेंटल कमा के दे रही है। अगर कोई भी लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग आपने किराया कमाने के लिए, रेंटल कमाने के लिए रखी हुई है, फॉर अर्निंग रेंटल्स, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। या फिर कोई लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए आपने रखी हुई है। सर शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन होगा तो वो बताता हूं, अभी पहले बात पूरी सुनते हैं। कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग जिसको आपने रेंटल इनकम के लिए होल्ड किया हुआ है, आपको किराया कमा के दे रही है, या फिर वो आपको लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन कमा के देगी, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव है इसके। और अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग का इन दोनों के अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव है, तो वो किसी और इंडेस में जाके पड़ेंगे। वो मैं आपको सारे एग्जांपल अभी बताऊंगा। मेरे पास अभी 7 तरह की लैंड एंड बिल्डिंग होगी जो मैं अलग अलग इंडेस में जाके पढ़ूंगा। मैं आपको 7 एग्जांपल दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग के जो इंड AS 40 में नहीं पढ़ी जाती। इंड AS 40 में सिर्फ वही लैंड एंड बिल्डिंग पढ़ेंगे जिसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, या तो वो रेंटल इनकम कमा के देगी या वो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन कमा के देगी। अब मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं, ऐसे मजा नहीं आता बेटे। फॉर एग्जांपल, कंपनी है एक्स लिमिटेड। इस कंपनी के पास एक कमर्शियल एरिया में शॉप पड़ी है। कंपनी के पास, जैसे मान लो मेरी कंपनी है प्रवीण जिंदल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, मेरे पास लक्ष्मी नगर में 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग पड़ी है और मैंने उस बिल्डिंग को रिलायंस कंपनी को लेट आउट कर दिया और उन्होंने अपना वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोल लिया। मुझे क्या मतलब किराएदार क्या कर रहे हैं? मैंने रिलायंस कंपनी को अपनी बिल्डिंग लेट आउट की और वो मुझे 10 लाख रुपए महीना किराया देते हैं उसका। लक्ष्मी नगर एक कमर्शियल प्लेस है, वहां पे मेरी एक बिल्डिंग थी, मैंने लेट आउट कर दी, वहां से किराया कमा लिया। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है। फैक्ट्री में कमर्शियल एरिया में क्या होती है? ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज होती है। और फैक्ट्री बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मेरे पास बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री पड़ी थी और मैंने किसी को लेट आउट कर दी और उसने वहां पे अपना प्रोडक्शन प्लांट लगा लिया। मान लो मैंने महिंद्रा को दे दी, उन्होंने जीप की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे कर रखी है, पर मुझे तो किराया आ रहा है ना। मेरी बात आप अभी भी नहीं समझे। मेरी प्रॉपर्टी कमर्शियल एरिया में है, मेरी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल एरिया में है, मेरे पास कोई फ्लैट पड़ा है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, मैंने वो किराए पे चढ़ा दिया, कोई मैटर नहीं करता। आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर से ढेला फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है आपको रेंट आना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी रेंटल इनकम कमा के दे रही है, अरे भाई आपने छोटी छोटी दुकानें खोली और ATM लगवा दिए बैंक के, किराया आ रहा है ना। प्रॉपर्टी छोटी है बड़ी है, कमर्शियल है इंडस्ट्रियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा क्या है? रेंट आना चाहिए। अभी मेरी चैतन्य स्कूल वालों से मेरी बात चल रही है। मैंने उनको 15 स्कूल बना के देने अलग अलग एरिया में, और स्कूल बना के उनको लेट आउट करने हैं। स्कूल वो चलाएंगे, नफा नुकसान उनका, वो मुझे साल का 1 करोड़ रुपए रेंटल दे देंगे। तो अगर कोई प्रॉपर्टी मुझे रेंट कमा के दे रही है, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सर। मैंने स्कूल बना के दे दिया, मैंने फैक्ट्री बना के दे दी, मैंने शॉप बना के दे दी, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पहली बात समझने वाली है, प्रॉपर्टी की नेचर से फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम से मैटर करता है हमारा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको रेंट कमा के देगी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और वो इंड AS 40 के दायरे में आएगी। क्लियर है जी बात? नंबर 2, एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे पता लगा कि नेशनल हाईवे 10 पे सरकार का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। मुझे कहीं से पता लगा, मेरे सोर्सेज हैं, मुझे पता लग गया। मैंने आसपास की 10 एकड़ लैंड खरीद ली। मुझे पता है सरकार यहाँ प्रोजेक्ट डालेगी, आसपास की मैंने 10 एकड़ लैंड खरीद के रख ली। अब सरकारी प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, कब लगेगा पता नहीं, लेकिन मैंने लैंड खरीद के रख ली। मुझे पता है इसका रेट बढ़ेगा 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। जब सरकार का प्रोजेक्ट आ गया, लैंड का रेट बढ़ेगा, मैं बेच दूंगा। मुझे पता लग गया सरकार ने यहाँ एयरपोर्ट पास कर दी है, मैंने एयरपोर्ट के आसपास की काफी सारी लैंड खरीद के रख ली। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। मेरी बात समझ रहे हैं? लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन नहीं, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 1 साल से ऊपर होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर। और वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी नहीं आती। प्रॉपर्टी के दाम कोई ऐसा नहीं है कि शेयरों की तरह प्लस माइनस होते हैं, प्रॉपर्टी के दाम टाइम लेते हैं बढ़ने के लिए। तो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं एप्रिसिएशन के लिए, वो लॉन्ग टर्म ही होती है। शॉर्ट टर्म का एग्जांपल दूंगा अभी, आप अभी मीनिंग पे फोकस करो। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बड़ा सिंपल मीनिंग है बेटे, लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आपको रेंटल इनकम कमा के दे रही है या आपको लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन देगी। मैंने डीएलएफ के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट लेके रख लिया, मैंने रेंट पे नहीं चढ़ाया, मैंने उसको बंद करके रखा हुआ है कि 2 4 5 साल में मैं इसको जब रेट बढ़ जाएंगे तब बेचूंगा।
एप्रिसिएशन। मैंने किराए पे चढ़ा दिया। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो ही रीजन होते हैं। सर 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 एक डाउट आ रहा है सर। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया। नहीं सर डाउट आ रहा है सर, जवाब दो, बोलो। सर हमारा डाउट ये है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, इसके पास सर एक लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्कुल ठीक है सर, इसमें ये अपनी प्रोडक्शन कैरी कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो सर इस बिल्डिंग को आप कहाँ कवर करोगे? तो बेटे आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैंने आपको बोला था अभी कि मैं आपको 7 एग्जांपल दूंगा जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग होगी, लेकिन इंड एस 40 नहीं लगेगा। आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्वेरी नहीं पूछनी चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए अभी मेरी एक बात पे कि सर ने हमें ये बोला है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ वही लैंड एंड बिल्डिंग आती है जो या तो किराया कमा के देगी, रेंटल इनकम, या फिर लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन कमा के देगी, दाम बढ़ेंगे और बेच देंगे। इसके अलावा कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग 40 के दायरे में नहीं आती, वो किसी दूसरे इंडेक्स में पढ़ेंगे। तो आपकी जो क्वेरी है वो उसी से रिलेटेड है। तो ऐसा करता हूं, मैं आपको पहले वो बातें बता ही देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 सुनते जाना, नोटिंग वोटिंग सब बाद में करेंगे। मैं आपको लैंड एंड बिल्डिंग के कुछ ऐसे केसेस बताता हूं जो 40 में नहीं आते। आपको लगेगा कि यार है तो लैंड एंड बिल्डिंग, नहीं, ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस होगा। पहला एग्जांपल साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ कहां? इंड एस 40 में लिखा हुआ बेटे, अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान देना, अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स की प्रोडक्शन होती है, सर्विसेज को सप्लाई करते हैं। अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज हो रही है वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सप्लाइंग द सर्विसेज, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। उस पे लगेगा इंड एस 16। क्या लगेगा? इंड एस 16 पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग में जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आपको कमा के नहीं दे रही, आप उसका यूज कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। मैं एग्जांपल से बात करता हूं। मेरे पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है और उस फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर मैं खुद की प्रोडक्शन कैरी कर रहा हूं। एक तो होता है फैक्ट्री बनाई, किसी को किराए पे दे दी, वो तो बात खत्म हो गई। फैक्ट्री बनाई लेकिन मैं अपना प्लांट लगा के अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूं, अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट, अपनी सेल, अपनी परचेज, मैं तो बिजनेस इस चीज का करता हूं। अब मान लो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, तो क्लासेस दे रहा हूं तो स्टूडियो में बैठ के दे रहा हूं, स्टूडियो में बैठ के दे रहा हूं, तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं बेटे सर्विसेज में। यहां से मुझे कोई किराया विराया नहीं आ रहा, मैं तो इस प्रॉपर्टी को अपनी सर्विसेज में यूज कर रहा हूं, नॉर्मल कोर्स ऑफ सर्विसेज, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहा हूं। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। जहां मैंने अपना ऑफिस खोला हुआ है, मेरा स्टाफ बैठता है, मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, मेरी बुक्स का स्टोर बनाया हुआ, वहां से डिस्पैचिंग, तो जितनी चीजें मेरे प्रोफेशन में यूज हो रही हैं, जितनी चीजें मेरे बिजनेस में यूज हो रही हैं, वो सब मेरी क्या है? पीपीई है। मैं उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे कह दूंगा? और आपको पता है इसके लिए एक फेमस टर्म यूज होती है, क्या? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर का मतलब जो मालिक है वही ऑक्यूपाई करके बैठे, वही यूज कर रहा है, हमने किसी और को नहीं दी। तो अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग, अब मान लो एप्पल ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ एक बिल्डिंग के अंदर, तो एप्पल उसे अपने बिजनेस में यूज कर रहा है ना, वो उसके लिए पीपीई है। इतनी सारी कंपनीज है बेटा इंडिया में, इतने लोगों ने अपने अपने काम करने के लिए जगह बनाई हुई है, सब पीपीई है। अच्छा, एक और एग्जांपल दूं, डीएलएफ का नाम सुना आपने? क्या बात कर रहे हो सर, डीएलएफ को कौन नहीं जानता? डीएलएफ क्या है? रियल एस्टेट कंपनी है। डीएलएफ क्या करता है? शॉपिंग मॉल बनाता है, शॉप्स काटता है, बेच देता है। डीएलएफ क्या करता है? 500 700 हजार फ्लैट्स की एक सोसाइटी बनाता है, ग्रुप हाउसिंग करता है, फ्लैट बेच देता है। अब मुझे बताओ, जो डीएलएफ है ये प्रॉपर्टी बनाता है, बेच देता है, प्रॉपर्टी बनाता है, बेच, ये इसका क्या है? ये इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेंट्री का काम करती है। क्या काम करती है? इन्वेंट्री। और हम इस पे लगाएंगे इंड एस 2। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मेरे बिजनेस में यूज हो रही है तो वो पीपीई है, और अगर मैं उसको सेल करने का काम शुरू कर देता हूं और वही मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इंड एस 2 लगेगा। तो ये जितने भी बिल्डर्स हैं, ये जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, ये प्रॉपर्टीज डेवलप करती हैं और उसको नियर फ्यूचर में बेच देती हैं, तो उनके लिए वो स्टॉक बन जाता है, वो इन्वेंट्री है। 40 नहीं लगेगा। 40 लगाने के लिए रेंटल इनकम या एप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस में, प्रोफेशन में यूज करना। बिना ऑफिस के आप कैसे काम चलाओगे बताओ?
और अगर आप उस चीज को बेचने का काम शुरू कर देते हैं डीएलएफ की तरह, वो इन्वेंट्री बन जाती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक छोटा सा एक्सेप्शन बताता हूं आपको। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि मैं तो दिल्ली बेस्ड हूं, तो उनको ये बात ज्यादा समझ में आएगी। दिल्ली में वसंत कुंज नाम का एक एरिया है, और वहां पे डीएलएफ ने एक मॉल बनाया है डीएलएफ एम्पोरियो के नाम से। उसका नाम है डीएलएफ एम्पोरियो मॉल, और उसके अंदर सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, गुच्ची, वर्साचे, बर्बरी, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं टॉप मोस्ट सारे वहां पे हैं। और आपको पता है डीएलएफ ने उस शॉपिंग मॉल की एक भी शॉप को सेल नहीं किया, उसने इन सारे ब्रांड्स को लेट आउट किया और अच्छा खासा किराया कमाता है। डीएलएफ ने नोएडा में एक डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया बनाया और उसकी मैक्सिमम शॉप्स को होल्ड कर लिया और बड़े बड़े ब्रांड्स को उसने लेट आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे इंड एस 40 पता है क्या कहता है? कहते हैं एक रियल एस्टेट कंपनी अगर कोई प्रॉपर्टी डेवलप करती है और उसकी इंटेंशन बेचने की नहीं है, लेट आउट करने की है, तो फिर वो 40 के दायरे में आ जाएगा। अगर तो डीएलएफ ने मॉल बनाया और बेच दिया, कहानी खत्म, इन्वेंट्री इंड एस 2। मतलब मैं एक मॉल बना रहा हूं, मैंने पूछा डीएलएफ से क्या करोगे, कहते मैं तो बेचूंगा, तो वो इन्वेंट्री के दायरे में आएगा। मैंने डीएलएफ से पूछा तुम इतना लग्जरी मॉल बना रहे हो क्यों, कहता है मैं बड़े बड़े ब्रांड्स को लेट आउट करूंगा। तो डीएलएफ के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो उन्होंने बनाई लेकिन बेची नहीं, उन्होंने लेट आउट कर रखी हैं। तो जितनी प्रॉपर्टीज उन्होंने लेट आउट की हुई हैं वो उनकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जा रही होंगी और उनपे इंड एस 40 लग रहा होगा। जिन प्रॉपर्टीज को डीएलएफ बेचने के इरादे से बना रहा है वो इन्वेंट्रीज में डील हो रही होंगी, और जिस बिल्डिंग में डीएलएफ ने ऑफिस खोल रखा अपना, उनका स्टाफ बैठता है, वो 16 के दायरे में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कवर हो रही होंगी। तो बिल्डिंग देखो एक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एप्लीकेशन बदल गया उसका। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बेटा नॉलेज के हिसाब से। आप किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हैं, आपको लैंड बिल्डिंग वेरीफाई करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। किराया कमा रहे हो, चल 40, खुद यूज कर रहे हो, चल 16, और अगर आपने इसको नियर फ्यूचर में बेच देना है, आप तो काम ही ये करते हो, आप तो रियल एस्टेट कंपनी हो, तो इन्वेंट्रीज। अभी तो एग्जांपल 2 हुए। जिंदल सर आपने तो बोला था 7 तरह के एग्जांपल हैं। हाँ बेटे मैंने 2 बताए हैं, अभी 5 और बताऊंगा, अभी टोटल 7 है। मैं तीसरे एग्जांपल पे जा रहा हूं। तीसरा एग्जांपल, बात ध्यान से सुनना प्लीज। अगर कोई भी लैंड या बिल्डिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज हो रही है, किसमें? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं, आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, या एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आपकी कोई छोटी मोटी बिल्डिंग भी इन्वॉल्व है। अगर आपने कोई फार्म हाउस बना रखा है, एक आपने कभी 25, 30, 50 एकड़ का कोई अगर लैंड देखा हो ना, तो उसके बीच में छोटा सा मकान भी बना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज हो रही है तो हम इस पे लगाएंगे इंड एस 41। इस पे क्या नहीं लगता? इंड एस 40 नहीं लगता। 41 की गाइडेंस में चलेंगे क्योंकि एग्रीकल्चरल पे 41 है। सर 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 जिंदल सर ये तो रेफरेंस ही बड़ी आ रही है। तो इंड एस में है क्या बेटे? रेफरेंस का तो खेल है, आपको ये सारी रेफरेंस ध्यान में रखनी पड़ेगी, यही तो नॉलेज है। कराने को तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आधे घंटे में करा दूं एक फ्लो चार्ट बना के, पर फ्लो चार्ट काम नहीं करेगा। आपको व्यू तो दे देगा लेकिन आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज हो रही है, एक्सट्रैक्शन, हाँ जी, ऑयल के लिए, कोई खनिज तेल, खनिज पदार्थ, नेचुरल गैसेस, उसके लिए आप कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं लैंड के अंदर, आपके पास कोई जमीन है, उसके नीचे कोई अंडरग्राउंड रिसोर्स है और आप उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की जो लैंड है इसको डील करेगा इंड एस 106। 106 में जाके पढ़ो। कितने एग्जाम्पल हो गए? 4। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, खुद यूज करूंगा अपने बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स में 16 में पढ़ूंगा उसको मैं। अगर मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज करूंगा 41 में पढ़ूंगा। अगर मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा लैंड में से वो 106 में आएगी, और अगर मैं नियर फ्यूचर में बेचने की बात करूंगा वो इंड एस 2 में आएगी, रियल एस्टेट कंपनी। और अगर रियल एस्टेट कंपनी भी लेट आउट करने के इरादे से बना रही है फिर 40 लगेगा। हो गए 4। 5वां एग्जाम्पल बेटे, बाप रे बाप, इतनी रेफरेंस तो पढ़नी पड़ेगी बेटे, आपको चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। मेरे जैसा एक बुजुर्ग इंसान जिसका दिमाग थका हुआ है वो इतनी बातें याद कर सकता है। आप तो यंग ब्लड हैं, यंग बच्चे हैं, यंग माइंड है, बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ, आपके लिए क्या मुश्किल काम है?
5वां एग्जांपल सुनो। अगर आपने शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी, किसके लिए? शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए। एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आता। वैसे तो रियल एस्टेट के अंदर शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग मार्केट होती है ये। कभी कभार क्या है ना, कुछ डील्स मिल जाती हैं बढ़िया वाली। मैं रहता हूं गगन विहार में। गगन विहार जो है वो एयर इंडिया के एम्प्लॉयज की सोसाइटी है। इन सब के बच्चे बाहर रहते हैं। जब बच्चे फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो माँ बाप को भी साथ ले गए, सब एनआरआईज हो गए। यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स पड़े हैं एनआरआईज के। अब एक एनआरआई को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक, उसको पेमेंट चाहिए वाइट में। लोगों के पास वाइट होता नहीं, हमारा सारा काम होता है वेबसाइट के थ्रू। मेरे पास ब्लैक है नहीं, वाइट ही वाइट है। मैंने एनआरआई को बोला, जी आपकी प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की, आपको पूरा वाइट चाहिए, 7.5 करोड़ ले जाओ, अभी चेक दे देता हूँ। मैंने 7.5 करोड़ में मेरी प्रॉपर्टी ली, मार्केट में 10 करोड़ की बेच दी, और मेरा जो उसमें कैपिटल जो इनकम टैक्स के हिसाब से लॉस आया वो मैंने अपनी बुक्स में रखा हुआ, एक सेपरेट कंपनी बनाई हुई है कि फ्यूचर में जब कभी गेन होगा तो सेट ऑफ कर लेंगे, देख लेंगे आगे। मेरी बात समझ रही है? मेरा मैं मैनेज कर लेता हूँ। 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, 10 करोड़ की बेची, 2.5 करोड़ निकाल लिए। लेकिन ऐसे जो डील्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे तो नहीं मिलते, ये तो आपका शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन है। और इस तरह की एक्टिविटीज वही लोग करते हैं जो एक्टिव होते हैं मार्केट के अंदर। एक आम इन्वेस्टर को इन चीजों का नहीं पता होता, ना उसे मतलब होता है। शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन कमाने के लिए आपके पास स्पेयर फंड्स भी होने चाहिए। तो लोग जो इस तरह का काम करते हैं वो इस तरह की डील्स पे नजर बना के रखते हैं। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है कि भैया इंड AS 2 में ले जाओ इसे आप। क्यों? ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही माना जाता है, ये आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन पे 40 नहीं लगता बेटे, ये बात ध्यान रखना। इस तरह के जो डील्स हैं कभी कभार मिल जाते हैं। तो मैं इस तरह का काम कर सकता हूं, मैं करता हूं, तभी मेरी नजर बनी रहती है। इसलिए इसको रेगुलर एक्टिविटीज में काउंट किया गया और ये आपकी इन्वेंट्रीज का काम करता है, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी करती है। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, औने पौने दामों में ले ली, पड़ी है, बैलेंस शीट में दिखेगी तो मैं उसे इन्वेंट्री मानूंगा, मैं प्रॉपर्टी नहीं मानूंगा। क्या मैं इसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं? नहीं, तो 16 नहीं लग सकता। क्या मैं इसको नियर फ्यूचर में बेचूंगा? हाँ, नियर फ्यूचर की वजह से इंड AS 2 लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर। एग्रीकल्चरल यूज है नहीं, कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन हो नहीं रहा, तो एक ही कैटेगरी बचती है इंड AS 2। तो यहां से एक बात समझ आओ, हम इंड AS 40 में लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन की बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एक कंपनी है बेटे एक्स लिमिटेड, कंपनी है एक्स लिमिटेड। इनके पास बेटे एक फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री है बेटे पानीपत में। इस कंपनी को हरियाणा से, क्योंकि पानीपत हरियाणा में है, कोई ज्यादा बेनिफिट मिल नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री को रीलोकेट कर दिया यूपी में। अपनी फैक्ट्री को हरियाणा से निकाल के यूपी में ले गए। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पे एक न्यू फैक्ट्री बना ली। इनको लगा यूपी गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप्स को बहुत मोटिवेट कर रही है, बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है। इन्होंने अपनी फैक्ट्री हरियाणा से निकाल के यूपी में डाल दी, और इस फैक्ट्री को इन्होंने बेचना है, हेल्ड फॉर सेल है ये। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन क्या है, हेल्ड फॉर सेल है। तो इस पे लगता है इंड AS 105। और पता है आपको इंड AS 105 का टाइटल क्या है? नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। आप पहले यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप उसको बेचना चाहते हैं। तो अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग पहले यूज में थी, लेकिन अब आप उसको बेचना चाहते हैं, वो 40 में नहीं आएगी, वो 105 में दिखेगी आपको। चलिए आगे। अच्छा, ये तो 16 में आएगी। ये तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जो नई फैक्ट्री बनाई है यूपी में। तो फैक्ट्री बनाई है तो मैं इसको यूज करूंगा अपने नॉर्मल कोर्स में, तो ये तो 16 के दायरे में आएगी ना। अच्छा, मैं आ गया 7वें एग्जाम्पल में। बिजनेस में यूज करूंगा 16 लगेगा, नियर फ्यूचर में बेचूंगा 2 लगेगा, एग्रीकल्चर में यूज करूंगा 41 लगेगा, एक्सट्रैक्शन में यूज करूंगा 106 लगेगा, हेल्ड फॉर सेल है, बेचना चाहता हूं 105 में। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल पे भी इंड AS बना होगा, और ये आपके मॉड्यूल 1 में पढ़ाऊंगा आपको। 7वां एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है बेटे, और कॉन्ट्रैक्टर की कोई बिल्डिंग WIP है, कॉन्ट्रैक्टर के पास एक बिल्डिंग है और उस पे काम चल रहा है अभी। कॉन्ट्रैक्टर में और DLF में क्या फर्क है? DLF एक बिल्डर है, एक रियल एस्टेट कंपनी है। पहले वो लैंड परचेज करते हैं, अपनी लैंड पे अपने कंट्रोल में
अपने डिजाइन पे अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है ठेकेदार। ये कस्टमर से कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। साइट किसकी है? कस्टमर की। बना के कौन देगा? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से काम नहीं करता, कस्टमर के हिसाब से काम करता है। कस्टमर की लैंड, कस्टमर के डिजाइन, काम ये करके देगा। तो अगर इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट WIP में है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, तो इस तरह की बिल्डिंग पे लगता है इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसका काम चल रहा है अभी, इस तरह के WIP को 115 में डील करेगा। तो आप देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग को डील करने के लिए कितने सारे इंड AS हमारे पास है, लेकिन हम इनमें से कोई भी अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू किया है इंड AS 40। मैंने क्या शुरू किया है? मैंने शुरू किया है इंड AS 40, एक ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव किराया कमा के देना है या लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन है। मैं इसके रिगार्डिंग आपको क्लास में बताऊंगा। मैंने अभी इंड AS शुरू भी नहीं किया, मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया आपको। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। फिर मैं आपको लिखवाऊंगा इसमें क्या क्या नहीं आता। फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे पास और कौन से इश्यूज हैं जो आपके नॉलेज में होने चाहिए। इतनी नॉलेज से काम नहीं चलने वाला। फिर मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने के क्या क्या तरीके हैं। कैश में खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे, एक्सचेंज करेंगे, क्या करेंगे। फिर मैं आपको इसका मेजरमेंट बताऊंगा कि प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, इसको मेंटेन कैसे करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट। अच्छा, कल को आपने प्रॉपर्टी का कोई यूज चेंज कर दिया, आज किराए पे दे रखी थी, आपने सोचा नहीं अब किराए पे नहीं देंगे, हम तो बिजनेस में यूज करेंगे। तो इस केस में क्या, मेरे पास इतने मुद्दे हैं बताने के लिए, इतने सारे क्वेश्चन है कराने के लिए, आपको मजा आएगा। 0 से लेके 100 तक लेके जाऊंगा। और एक वादा करता हूं, जो मैं आपको लगन से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, उसी लगन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ाऊंगा। मैंने ये सारे चैप्टर बेटे पढ़े हुए, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। जब ये न्यू कोर्स नहीं आया था, तब भी मैं IFRS पे सेमिनार्स करता था। अपने पास कंटेंट है। ये मत सोचना कि स्टार्टिंग का चैप्टर सर आसान है तो मजे ले लेके पढ़ा रहे हैं ना। ऐसे ही चलेगा आपका सिलेबस। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए और वो है ट्रस्ट। और एक चीज नहीं चाहिए और वो है यूट्यूब। दूर रहना यूट्यूब से। कोई भी ऐरा गैरा नथु खेरा यूट्यूब पे आता है, बच्चे को मिसगाइड करके चला जाता है, और वो बच्चा अपने कंटेंट के ऊपर सस्पेंस क्रिएट कर लेता है कि यार क्या मैंने सही पढ़ा है। जिस चीज में डाउट आए, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओ, स्टडी मटेरियल डाउनलोड करो, तुरंत देखो कि सर ने क्या करा है, स्टडी मैट में क्या लिखा है। अगर स्टडी मैट के हिसाब से पढ़ा है, ओके रिपोर्ट है। और अगर स्टडी मैट में नहीं है, कोई क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर बनना है स्टडी मैट के हिसाब से। तो लिखिए बेटा, सारे बच्चे नोटिंग करो बेटे प्लीज। हमारे लिए हमारा जो स्टडी मैट है ना बेटे, एक CA स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ स्टडी मटेरियल गीता, कुरान, बाइबल है, CA स्टूडेंट के लिए। लिखिए जरा, as per the provisions of Ind AS 40 and investment property means land, building, or both, which is held for earning rental income or for long term कैपिटल एप्रिसिएशन। अब बच्चा कई बार पूछ लेता सर ये कैपिटल एप्रिसिएशन क्या चीज़ है। अब बेटे एक बात बताओ ना, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 5 करोड़ की, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 50 करोड़। बताओ मेरी वेल्थ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वेल्थ बढ़ेगी तो कैपिटल अपने आप ही बढ़ेगी। तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से आपकी कैपिटल एप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे लिखिए एक नोट में,
as per the provisions nature of property does not matter. It may be a residential property, सर जिंदल सर, आपने इतने सारे एग्जांपल दिए। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर किसी कंपनी ने अपने चेयरमैन को रहने के लिए दे रखी हो, अगर कोई बंगला अपने किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को रहने के लिए दे रखा हो, तो उसका क्या करेंगे? अगली क्लास में बताऊंगा। मैंने क्या बोला था, मेरे पास बहुत सारी बातें बताने के लिए, अभी मैंने बात पूरी नहीं करी अपनी। मैं जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का चैप्टर क्लोज कर दूंगा, तब आपका कोई डाउट बचेगा बिल्कुल लूंगा। डाउट गलत नहीं है आपका ना, डाउट बिल्कुल वैलिड है जो दिमाग में आ रहा है, टाइमिंग गलत है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना, हल्के फुल्के 2-3 चीजें करानी है बस। आज तो मैंने सिलेबस शुरू किया आपका। डाउट बिल्कुल सही है आपका। इट मे बी अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सर अगर एक प्रॉपर्टी है, उसके 4 फ्लोर हैं, 2 किराए पे दिए हुए हैं, 2 में अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या करेंगे? मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके डाउट्स बिल्कुल सर आंखों पे हैं, सारे वैलिड हैं। अगली वीडियो में सबका जवाब दूंगा। मैं जो लिखवाना चाहता हूँ प्लीज उस पर फोकस करो। अभी डाउट डाउट नहीं खेलते, मैं हूं अभी, मैं सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा आपके। इट मे बी अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक हेडिंग बना के दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, आउट ऑफ स्कोप। ये मैंने डिस्कस कर लिया था, वही 7 पॉइंट्स हैं। आउट ऑफ स्कोप का मतलब इसमें क्या क्या नहीं आता। एज पर दी प्रोविजंस of Ind AS 40, the following properties, the following are not covered investment property, and we will apply other relevant Ind AS चले बेटे आगे। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1, Ind AS 16। If any property is used by the entity itself during
normal course of business for production and supply of goods, for production or supply of goods or services, then we will discuss such property under Ind AS 16. Such type of property is also called owner occupied property. सेकेंड पॉइंट में आते हैं बेटे, Ind AS 2. If any property is developed by a real estate company for sale in near future, then it will be considered as an inventory under Ind AS 2. लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताई थी कि डीएलएफ ने कुछ मॉल्स ऐसे भी बना रखे हैं जो बेचे नहीं है, लेट आउट कर रखे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को, तो अगर लेट आउट करेगा, किराया कमाएगा, फिर 40 में आ जाएगा क्योंकि बेचा नहीं उसने उसको। तो इसमें एक नोट भी लिखवाना है मुझे, if any property is developed by a real estate company for letting it out instead of sale, in near future, then Ind AS 40 shall become applicable ये हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। बेचना ऑब्जेक्टिव है तो अलग Ind AS है, लेटिंग आउट है, किराए पे देनी है तो अलग अलग Ind AS है। सारा खेल ही इंटेंशन का है बेटे। तीसरा एग्जांपल क्या था, Ind AS 41, if any property is used for
agricultural activities. Then we will discuss it under guidance of India's 40. Fourth, if any property is used for extraction of oil, ores, or any other लिख ही लो आप और natural gases, then it will be discussed in India's 106, क्योंकि 106 है एक्सप्लोरेशन पे, एक्सट्रैक्शन पे. India's 105, if any property is held for sale, but इसमें आपको लिखना चाहिए if any property which was used earlier but now held for sale, then we will apply India's 105. मेरे पास बेटे पेज खत्म हो गया, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ. अगर आप नोटिंग के लिए पीछे हैं तो मुझे पॉज कर सकते हैं, है ना. मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ. मैं इसका टाइटल लिखवा रहा हूँ आपको, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. कितने हो गए, कितने हो गए, 5. क्या लिखेंगे, 6th में इंडियस 2 फिर आएगा. If any property is held for short-term appreciation, then it will be covered under as inventory. इस तरह का काम वही लोग करते हैं जिनका इस तरह का काम करने का नेचर होता है, वो डील्स पे ध्यान रखते हैं, पैसा भी स्पेयर रखते हैं. शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 साल से पहले पहले बेच देंगे. लॉन्ग टर्म में कम से कम 1 साल तो निकलने दो. 7वां इंडियस 115, if any construction WIP is held by a contractor
then we will discuss it under Ind AS 115. इसका नाम है रेवेन्यूज फ्रॉम कस्टमर। रेवेन्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। ये बेटे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग बता दिया और कुछ ऐसे टाइप्स बताए बिल्डिंग्स के जो हमारे दायरे में नहीं आते, हम कहीं और पढ़ेंगे, इनको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको आज सिलेबस शुरू करके दे दिया है। छोटी सी क्लास थी आज, मैंने कुछ नहीं बताया। अगर आपको लगता है आप अभी तक नहीं थके और अभी आप और पढ़ सकते हैं, सेकंड वीडियो पे अभी क्लिक कर लो। सेकंड वीडियो से रेगुलर वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। ये तो हमारा पहला वीडियो था, इसलिए मजे मजे में करा दिया मैंने आपको। ठीक है जी, सिलेबस मैंने आपका आज शुरू कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। मिलते हैं सेकंड वीडियो में और बहुत सारी बातें और बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।